गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग बेबी हावड़ा का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ाया, आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में बेबी लिखना पढ़ना स्टार्ट करती है, एक काम वाली से उनका जीवन नए रास्ते की ओर अग्रसर होता है। तो देखिए आगे क्या करती है बेबी हावलदार। पेन और कॉपी लेकर मैं घर आई, उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखती। वह किताब भी पढ़ती, सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते लिखा या नहीं। यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते और कहते तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते हैं। नींद टूटने पर वह देखते कि मैं जगी हुई हूँ, सो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थीं जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई बाथरूम के लिए घुस जाता उसमें तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। लेटरिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई नहीं रह सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर के तंग करता था। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी ले बोतल में लेकर के बाहर जाते थे। अब वे वहाँ बोतल संभाले कि सुअर भगाए। मुझे तो यह देख सुनकर बड़ा खराब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैं इसके पहले कभी नहीं देखी थी। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहाँ से नहा धो निपट सकती हो। उस दिन से मैं वहीं पर सब कुछ करने के बाद घर आती थी। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि वह कहाँ गई थी। उसकी बात सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती ये भी थी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूँ, लौटूँ तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। मैं जाती थी कब जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिल आती थी, वो मेरी पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ लौटने में कभी देर हो जाती। सभी मुझे ऐसे देखते जैसे कोई अपराध करके आ रही हो। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती कहाँ जाती हो रोज रोज, तेरा स्वामी नहीं है तो तू अकेली ही, मुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है। यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को, एक अकेली महिला को किस तरह की जिंदगी जीना पड़ता है। अगर उसका पति अच्छा नहीं है तो भी उसे ढो, अगर नहीं ढो सकते हो तो लोगों के ताने सुनो। समाज किसी भी तरह एक अकेली महिला को जीने नहीं देता है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं घूम फिर नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा। अब यहाँ पर बेबी अपने पति के विषय में कुछ वर्णन करती है। उसके साथ रह रहकर मुझे क्या कभी शांति मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मुझे सुननी पड़ती थी। जब उसी ने उन बातों को लेकर के उसने कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुपचाप न रह पाती। तो और क्या करती, जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ के बच्चों को लेकर, यहाँ तो मैं बच्चों को लेकर अकेली थी, यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती हैं। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है। कमेंट करते थे लोग, एक दूसरे को बताते थे कि इस लड़की का स्वामी यहाँ पर नहीं रहता, ये अकेली रहती है भाड़े के घर में बच्चों के साथ। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते थे, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। बच्चे अभी छोटे हैं। इसी तरह जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश
कि यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछा है, तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता था। तो उसके कुछ बंधु कोलकाता दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के विषय में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। लेखिका यहाँ पर अपने विषय में बताती हैं कि उनका जीवन कितने मुश्किलों से गुजरा और सारी अपनी आत्मकथा को उन्होंने अपनी उस डायरी में लिखा जो उनके साथ घटित होता था। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा कि वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म ही नहीं होगा। उसकी बात ऐसी थी कि जवाब देने मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को कह भी नहीं पा रही थी। स्वयं भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो दरवाजे पर इस तरह से बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी वो कहना क्या चाह रहा। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो और क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से छोड़ दूँ। उसकी बातों से ये साफ हो गया था कि यदि कहने पर उसके चलूँगी तो घर में नहीं रह सकूँगी। नहीं तो मैंने सोचा कि ये क्या इतना सहज है। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या उससे मुझे हर किसी को कोई भी की बात माननी पड़ेगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। मकान मालिक का बेटा उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। बेबी की उसके दरवाजे पर आकर के बैठ गया। वो ना बाहर निकल सकती थी ना अंदर रहा जा रहा था। उससे अजीब गरीब बातें कर रही थी जो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही थी। बेबी ने सोचा ये कहाँ का न्याय है। एक अकेली महिला को इस तरह से परेशान किया जा सकता है। मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये मुझे परेशान करेगा। उसने सोचा कि मैं अब इस मकान को भी खाली कर दूंगी। मैं अपने काम पर जाती रही, साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं लौट रही थी तो देखा मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास आकर बोले मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी। ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँच कर देखा सचमुच घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई। सोचने लगी बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ मिलेगा। बच्चों को लेकर अपने पास बैठाए रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो भी घर थे सब तोड़ डाले थे। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसीलिए मेरा सामान अभी तक इसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने के लिए गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों ने उन्हें मोह था। घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते हुए देखकर मेरे बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ और उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट कितना दुख भोगना लिखा है। बीबी जिस मकान में रहती थी वो घर भी तोड़ दिया गया। एक दिन वो काम पर गई तो बच्चे दौड़ कर आए, मम्मी मम्मी चलो उन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया। बेबी ने देखा वाकई में वहाँ पर जितने मकान थे सब तोड़ दिए गए थे। सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। वो अपने बच्चों को लेकर के रात भर वहीं पर रही। उसको लगा कि पता नहीं अभी मेरी भाग्य में कितना कष्ट लिखा हुआ है। अगर मेरे माता पिता होते तो वो इस बात को देखते और उन्हें समझ में आता कि मेरी किस्मत में अभी कितना कष्ट लिखा हुआ है। सभी लोगों के घर में आदमी थे, सब अपना अपना सामान लेकर कहीं और पलायन कर गए। बेबी को टेंशन थी कि पता नहीं अब मुझे इतनी जल्दी दूसरा घर कैसे मिलेगा। वो परेशान होती है और रात भर अपने सामान की रक्षा करते हुए उसे बाहर खुले आसमान के नीचे बिताना पड़ता है। धन्यवाद बच्चों।